हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। उसके पहले 4 बड़ी खबरों पर एक नजर। खरगोन हिंसा में 2 आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई। खरगोन में कल सुबह कर्फ्यू में 10 से शाम 4 बजे तक छूट। कानून व्यवस्था पर सीएम शिवराज सख्त। और 1 जून को बनेगा भोपाल का गौरव दिवस। चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। खरगोन हिंसा मामले में जिला प्रशासन ने दंगे के 2 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक्शन लिया। आरोपियों मोहसिन और नवाज पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने 63 मामलों में अभी तक 153 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं खरगोन जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में कल सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक एक साथ 6 घंटे की छूट दी। इस दौरान बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खोलेंगे। हिंसा के 9वें दिन गृह विभाग के एसीएस राजेश राजौरा और एडीजी विपिन माहेश्वरी खरगोन पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने सबसे पहले घटना की शुरुआत वाली जगह यानी तालाब चौक जाकर पथराव वाले स्पॉट का जायजा लिया। एसीएस राजेश राजौरा और एडीजी विपिन माहेश्वरी काफिले के साथ सबसे ज्यादा दंगा प्रभावित इलाके संजय नगर भी गए और पीड़ितों के घर पहुंचे। पीड़ितों ने दोनों अधिकारियों के सामने हिंसा को लेकर अपनी आप बीती रखी। एसीएस राजेश राजौरा ने पीड़ितों को सरकार की तरफ से हर संभव और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। दोनों अफसरों ने भाटवाड़ी मोहल्ला समेत सराफा बाजार जाकर आगजनी वाले घरों और दुकानों का मुआयना किया। दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद अफसरों ने कलेक्ट्रेट जाकर दोनों समुदाय के शांति समिति के सदस्यों के साथ अलग अलग बैठकें ली और शांति बहाल करने की अपील की। एसीएस गृह विभाग और एडीजी सर दोनों आए हैं। जहां घटना हुआ था घटनास्थल भी जाके देखे थे और जो विक्टिम्स है पीड़ितों का घर भी जाके देखे थे। और जो 1 करोड़ सहायता राशि जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको जल्द से जल्द बांटने के लिए जो है हमको निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो है सभी समुदाय के लोग के बीच में भी जो है चर्चा किए हैं। दोनों पक्षों से शांति की अपील की गई है अधिकारियों द्वारा और दोनों पक्षों के द्वारा भी इसमें सहमति बताई गई है कि भाई वो लोग भी शांति चाहते हैं और जो कर्फ्यू का रिलैक्सेशन है उसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोग अपने अपने कामों में वापस से पहले की तरह लग सकें। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की और इस दौरान कहा कि बड़ी संख्या में कर्मचारी बड़े लोगों के अटैच हैं, उन्हें कम करते हुए जनहित के काम में लगाएं। कहा कि मैंने मंत्रियों की सलामी बंद कराई है तो अफसरों के घरों में गुलामी भी नहीं चलेगी। सीएम ने कहा कि पब्लिक कनेक्ट बनाकर रखा जाए, जिलों में दौरा करें, जो अधिकारी फील्ड पर नहीं जा रहे उनकी सूची बनाकर दें, ग्राम समितियों का पुनर्गठन करें, शरारती तत्व जो लोग उनको मदद करते हैं उन पर एक्शन लें। 2-2 कह दिया कि मध्य प्रदेश में दंगा बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीट सिस्टम और इंटेलिजेंस सिस्टम को और मजबूत बनाएं। एडीजी इंटेलिजेंस को मजबूत इंटेलिजेंस की कार्ययोजना जल्द से जल्द बनाकर पेश करने को कहा। यह भी कहा कि दंगाइयों पर एक्शन जारी रखें, शासन की जमीन पर जो कब्जा है उसको मुक्त कराएं, अभियान चलाएं और दबंगों से ली गई जमीन गरीबों को दें। बैठक में मुख्यमंत्री हनुमान जयंती के कार्यक्रम और जुलूस को बेहतर तरीके से हैंडल करने पर अपराधियों पर जो एक्शन हुआ है उस पर भी अधिकारियों को लेकर तारीफ की है। त्योहारों में मैदान पर डटे रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भोपाल शहर काजी की मस्जिदों के बाहर सीसीटीवी लगाने के सुझाव का स्वागत किया। कहा है कि सीसीटीवी लग जाने से अपराधों पर निश्चित तौर पर नियंत्रण होगा। वहीं मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ प्रशासन के बुलडोजर ने फिर से कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को जमींदोज किया। शहडोल में बदमाशों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और जो मकान बने थे उनको ध्वस्त कर दिया। दोनों लोगों पर शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिले में कई मामले दर्ज हैं। इधर टीकमगढ़ में भूमाफिया पर कार्रवाई करते हुए पोटेर गांव में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल को जमींदोज कर दिया।
सीएम शिवराज ने कमलापति रेलवे स्टेशन से वाराणसी के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर तीर्थ दर्शन योजना को रीलॉन्च किया। ट्रेन में बैठने से पहले यात्रियों को तिलक लगाकर, माला पहनाकर, फूल बरसाकर उनका स्वागत हुआ। इस दौरान सीएम ने ट्रेन की बोगी के अंदर जाकर तीर्थ यात्रियों पर स्वागत में फूल भी बरसाए और आरती करके काशी विश्वनाथ की यात्रा सफल होने की कामना की। शिवराज ने तीर्थ यात्रियों से मुलाकात कर बुजुर्गों के साथ भजन गाया। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के लिए ट्रेन में मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी। आज इस पहले जत्थे में 974 तीर्थयात्री वाराणसी के लिए रवाना हुए हैं। साल 2012 से 2020 तक 7,43,000 से ज्यादा यात्री इस योजना का लाभ प्रदेश में उठा चुके हैं। तो तीर्थ दर्शन योजना इसकी रीलॉन्चिंग आज हुई है और अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो 7.5 लाख लोग इस योजना का प्रदेश में लाभ उठा चुके हैं। कोरोना के बाद में ये पहली यात्री ट्रेन है जो रवाना की गई। सीएम शिवराज ने इसको हरी झंडी दिखाई। जीवन धन्य हो रहा है तीर्थ यात्रा करके, दर्शन करके लोगों का ये आत्मा का आनंद है। और हम भी जो तीर्थ यात्री है वो परम आनंदित है, परमानंद में डूबे हुए हैं और हमारा जीवन भी धन्य है। आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण लोगों के मन हृदय को छूने वाली योजना है और लोग इसको भावुक हो रहे हैं इस योजना पर, क्योंकि ये योजना लोगों को जो कभी नहीं जा सकते उनको अवसर मिलता है। तीर्थ दर्शन करके आदमी अपनी जीवन को धन्य मानता है, तो इसलिए जीवन की यात्रा पूरी करने वाली योजना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भेल कॉलेज के नामकरण के दौरान 1 जून को भोपाल का गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो बुलडोजर की काफी चर्चा हो रही है, सबसे पहले बुलडोजर बाबूलाल गौर ने ही प्रदेश में चलाया था। कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई को देख सभी माफिया बिल में छिप चुके हैं। प्रदेश के विकास में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम ने कहा भेल कॉलेज का नाम अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के नाम पर होगा। साथ ही लोगों से भोपाल को स्वच्छता सर्वे में आगे लाने की अपील भी की। आज प्रणाम श्रद्धेय बाबूलाल गौर जी को। एक अद्भुत जीवन उन्होंने जिया, मजदूर से लेके मुख्यमंत्री तक का सफर। आजकल बुलडोजर की चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं बुलडोजर सबसे पहले बाबूलाल गौर साहब ने ही चलाया था। जो उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए इस महाविद्यालय का नाम श्रीमान बाबूलाल गौर महाविद्यालय रखा जाए। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के फर्जीवाड़े पर नकेल कसने की जिम्मेदारी अब सरकार ने कलेक्टर्स को दे दी है, क्योंकि ग्वालियर समेत प्रदेश के कई जिलों में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े सामने हैं। हालात ये थे कि किसानों के नाम पर निकाले गए फर्जी लोन के मामले बढ़ते जा रहे थे और इसके बाद सरकार ने सहकारी बैंकों की कमान कलेक्टर्स के हाथ में सौंपी। मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल सहकारी समितियों के जरिए बगैर ब्याज का कर्ज देने वाले जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की कमान अब कलेक्टर संभालेंगे। अब तक जिला बैंकों के प्रशासक सहकारिता के अधिकारी थे, लेकिन ये प्रशासनिक नियंत्रण में नाकाम रहे। एक के बाद एक बैंकों में गड़बड़ियां सामने आ रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद सहकारिता विभाग ने नई व्यवस्था बनाई है, जो अगला चुनाव होने तक लागू रहेगी। सहकारी समितियों के फर्जीवाड़े रोकने के लिए हमने अभी जो हमारी सहकारी समितियों की एक कमेटी बनी हुई है जो गबन फर्जीवाड़े के संबंध में डिसीजन लेती है, उसकी बैठक है। उसमें जितने भी गबन हैं और हैं उन पे हम कठोर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के सहकारी केंद्रीय बैंकों में पिछले 2 साल में 100 से ज्यादा गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। इसमें बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत के साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण में कमी उजागर हुई है। बात करें फर्जीवाड़े की तो शिवपुरी जिले की कोलारस शाखा में 80 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। ग्वालियर जिले में 8 करोड़ 92 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा। गुना जिले की चंदेरी शाखा में 7 करोड़ 80 लाख का फर्जीवाड़ा। उज्जैन जिला सहकारी बैंक में 19 करोड़ 39 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा। झाबुआ बैंक की थाना समिति में किसानों के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा। छतरपुर जिला सहकारी बैंक में 4 करोड़ का फर्जीवाड़ा। सागर बैंक में 3 करोड़ 55 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा और राजगढ़ बैंक में 8 करोड़ 66 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ।
वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष फर्जीवाड़े का ठीकरा सरकार पर फोड़ रहा है। मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से सहकारिता जो है वो नष्ट हो चुकी है। अब जो कलेक्टर्स को प्रशासनिक दायित्व दिया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि जितने भी भाजपा के नेता हैं जिनकी साठगांठ से वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, लूट हुई है और कईयों पर FIR हुई है, तो मुझे लगता है सिर्फ उनके बचाव के लिए कलेक्टर्स को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। फर्जीवाड़े को लेकर ग्वालियर जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन CEO RBS ठाकुर को बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं विभाग के दूसरे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ ही FIR भी दर्ज की गई है। अब प्रदेश सरकार ने कलेक्टरों को बैंक का प्रशासक बनाया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कलेक्टर सहकारी समितियों के फर्जीवाड़े पर रोक लगा पाएंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। आज दिल्ली में पूर्व CM कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ लंबी चर्चा की। 1 घंटे तक हुई इस मीटिंग में प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल मौजूद रहे। चुनाव के अलावा बैठक में देश के वर्तमान हालात, ताज़ा राजनीतिक परिस्थितियां, प्रदेश में घटी सांप्रदायिक घटनाएं, उपचुनाव के नतीजे, संगठन के कई अन्य विषयों पर भी बातचीत हुई। कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस लीडरशिप अशांति फैलाने का काम कर रही है। पार्टी की एक नीति होती है, कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, उसके तहत एक अनवरत प्रक्रिया है काम करने की, विकास करने की, समस्याओं के समाधान की, चुनाव की तैयारी की। तो उसी संबंध में जो है इस तरह की मीटिंग होती रहती। लेकिन इतना मैं जरूर बताता हूं कि चाहे वो किसी से मिलें, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का जो प्रयास करना चाहते हैं, तो चाहे उनको सोनिया जी इंस्ट्रक्शन दें या राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होगा। चाहे कमलनाथ जी मिले या दिग्विजय सिंह जी मिले। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजगढ़ दौरे के बाद से कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी और प्रशासन को घेरा है। सिंधिया के दौरे के बाद लक्ष्मण सिंह राजगढ़ पहुंचे और प्रशासन पर बिना किसी सूचना के मोहनपुरा डैम के गेट खोलने का आरोप लगाया। लक्ष्मण सिंह ने सिंधिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें डैम के किनारे बैठकर पैग लगाने थे और डैम में बहते पानी का नजारा देखना था, इसीलिए डैम के दरवाजे खोले गए। जबकि बिना किसी सूचना के डैम खोलने से नेवज नदी पर नहा रहे एक युवक की तेज बहाव में डूबकर मौत हो गई। सिंधिया जी आए तो उनको खुश करने के लिए कि भैया बहता पानी हो, शाम को वहाँ पिरा जाएंगे, वहाँ जरा अपना एक हाथ पैक लगाएंगे। महाराजा साहब उनके लिए जरा अच्छा पानी बहता हुआ दिखना चाहिए, यही होगा। और क्या तो हमें बता रहे हैं, जनता बता रही है, पैक लगा रहा था तो अंदर ही लगा लेते, वहाँ बैठ के कायम लगा रहे। नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और नर्मदा के प्रति लोगों में अलग जगाने के लिए जबलपुर नगर निगम ने एक जन भागीदारी खाता खोला था, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे और इससे नगर निगम ने नर्मदा में मिलने वाले नालों और घरों से निकलने वाले गंदे पानी को नर्मदा नदी में मिलने से रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। लेकिन जन भागीदारी से बनाया गया ये प्लांट नाकाम साबित हो रहा है। प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, लेकिन नर्मदा नदी के प्रदूषित होने का सिलसिला जारी है। प्रदूषण रोकने के लिए जबलपुर नगर निगम ने 7 साल पहले जन भागीदारी खाते के तहत लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा के किनारे ग्वारी घाट में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था। जन भागीदारी से बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में रोजाना 5 लाख लीटर गंदे पानी को फिल्टर किया जाना है, लेकिन प्लांट में महज 3.5 लाख लीटर गंदा पानी ही फिल्टर हो रहा है। जबकि वर्तमान में ग्वारी घाट में बनी बस्ती और दुकानों से निकलने वाला गंदा पानी प्लांट से फिल्टर नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा विपक्ष अब सत्ता पक्ष पर नर्मदा में मिलने वाली गंदगी को लेकर फिर हमले बोल रहा है। खाता गायब हो गया, भारतीय जनता पार्टी का बस चले और सरकार का बस चले तो नर्मदा जी गायब हो जाए।
इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है। दरअसल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए जबलपुर की तत्कालीन महापौर और बीजेपी नेता स्वाति गोडबोले की पहल पर बैंक में अलग से एक जन भागीदारी खाता खोला गया था। इस खाते में जहां निगम ने 50 लाख रुपए जमा किए थे, वहीं बाकी के 50 लाख रुपए लोगों से सहयोग लेकर जुटाए गए थे, ताकि नर्मदा के प्रति लोगों में जागरूकता आए और निगम प्रशासन के साथ वो भी नर्मदा को गंदगी से बचाने की मुहिम में निगम की मदद कर सके। लेकिन आलम यह है कि 7 साल पहले बना जन भागीदारी खाता बंद हो गया है। इस मामले में भाजपा नेताओं की माने तो जन भागीदारी खाते को दोबारा चालू कराया जाएगा और नर्मदा को जन जागरूकता से प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। नर्मदा को स्वच्छ करने के प्रयास लगातार हुए हैं और सबसे बड़ी इसमें ज़रूरत है जन जागरण की, जागरूकता की, और इसमें काफ़ी प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। और आज भी नर्मदा जितनी भी स्वच्छ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे ही इसका बीड़ा उठाया गया था और इसको निरंतर हम स्वच्छ रखने का संकल्प लेते हैं। दरअसल ये नगर निगम के इतिहास में पहला मौका था जब विपक्ष ने हो हल्ला मचाने की जगह आगे बढ़कर सत्ता पक्ष को किसी काम में सहयोग किया था। लेकिन जन भागीदारी से भी जब नगर सत्ता पर काबिज रही भाजपा नर्मदा में मिलने वाले नालों को नहीं रोक सकी, तो ऐसे में उसकी कार्यप्रणाली पर विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर सबसे अधिक कवायदें हुई। जलाभिषेक अभियान से लेकर जल संसद तक साल दर साल अलग अलग संरक्षण के नाम पर कई कदम सरकार ने उठाने चाहे, लेकिन मध्य प्रदेश के माथे पर अब एक ऐसा कलंक लगा है जो सालों से जारी इन सारी कवायदों पर सवाल उठाता है। दरअसल मध्य प्रदेश पर देश में सबसे ज्यादा भूमिगत प्रदूषित जल का दाग लग गया है। प्रदेश के 49 जिले भूमिगत जल प्रदूषण की चपेट में। रिपोर्ट देखिए। एमपी पर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित भूमिगत जल का वो दाग लगा है जिसे मिटाना फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता। प्रदेश के 49 जिले भूमिगत जल प्रदूषण की चपेट में हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि स्वस्थ भारत मिशन की कल्पना को प्रदेश में साकार कर पाना संभव ही नहीं दिखता। ये खुलासा भी केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की रिपोर्ट से हुआ है। मध्य प्रदेश के 32 जिलों में भूमिगत जल में फ्लोराइड अपने तय मानक 1.5 mg प्रति लीटर से कहीं अधिक है। ये जिले हैं अलीराजपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन और विदिशा। वहीं 49 जिलों अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, कटनी, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया और विदिशा में भूमिगत जल में नाइट्रेट तय मानक 45 mg प्रति लीटर से अधिक है, जबकि तय आयरन की मात्रा से अधिक वाले 41 जिले हैं। इनमें बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, कटनी, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया और विदिशा के नाम हैं। भूमिगत जल में बेहद खतरनाक तत्व सीसे की मात्रा तय से अधिक पाए जाने वाले 16 जिले हैं, जिसमें बालाघाट, बड़वानी, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, रायसेन, राजगढ़, सतना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी और विदिशा के नाम हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन धातुओं से भूमिगत जल में होने वाले प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा है
कि ये कोरोना जैसी महामारी से कहीं ज्यादा घातक है। ये तत्व शरीर में किडनी, लिवर, आंख और त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियों के कारण बनते हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भूमिगत जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सीवेज है। सरकार सीवेज के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है उससे हैवी मेटल नहीं दूर हो पाते, लिहाजा ईटीपी प्लांट्स पर अमल करना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। केंद्रीय भूजल बोर्ड हो, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये उन जगह पर जाकर देखें, या इनको केवल मॉनिटरिंग नहीं, उसको कैसे दूर किया जा सके, इसके बारे में भी पब्लिक को बताएं। मध्य प्रदेश के माथे पर लगे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित भूमिगत जल के इस कलंक को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इस रिपोर्ट ने पोल खोल दी है, जबकि सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर सरकार के चलाए जा रहे अभियानों को गिनाया। केंद्र की ही रिपोर्टों में मध्य प्रदेश को कलंक नंबर 1 माना गया है। मध्य प्रदेश में जल संग्रहण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। 17 सालों में जल संग्रहण बोर्ड बना है, सफेद हाथियों की फौज उसमें शामिल है। पानी का, भूमि का जो संरक्षण है, नदियों के संरक्षण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी तो नर्मदा की यात्रा निकाल चुके हैं, बेटी बचाओ अभियान चलाया, इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं। केंद्र की रिपोर्ट ने प्रदेश में जल संरक्षण के दावों की पोल खोल दी है। जरूरत है नींद से जागकर ठोस कदम उठाने की, क्योंकि सिर्फ जल ही जीवन नहीं, बल्कि स्वच्छ जल ही जीवन है। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश भर में कोविड केस एक बार फिर से बढ़ चले हैं। IBC 24 आपसे अपील करता है कि कोविड से जुड़ी सभी गाइडलाइंस का पालन करते रहें, बच्चों का बहुत ध्यान रखें। सवाल आपका, बच्चों का, परिवार का है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी। नमस्कार।